अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत सियासी काफ़ी हाई हो चुका है। पाकिस्तान में इन दिनों गर्मियों की आमद है, लेकिन आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में इन दिनों ज़्यादा ही कुछ सियासी गर्मा गर्मी देखी जा रही है। पहले हिस्से में खैबर पख्तूनख्वा के मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे, अगर गवर्नर वज़ीर आला के दरमियान भी इतनी तलखी होगी और फिर खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के अंदर भी अगर फासले होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या तरक्की होगी, इस दौर के अंदर इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर खान झगड़ा साहब, जो सीनियर वज़ीर भी रहे हैं KP गवर्नमेंट के अंदर, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और अहमद कुंडी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अहमद कुंडी साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये बताएं कि जब से फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर बने हैं, एक तो आपकी सियासी जो है खरीफ भी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब आपके शहर के अंदर इलेक्शन मद्दे मुकाबले लड़ते रहे हैं, लेकिन ये मामला जो अभी स्टार्ट हो गए हैं कि वो गवर्नर हाउस भी खाली कराने की बातें कर रहे हैं कि गवर्नर की गाड़ी का पेट्रोल भी बंद हो सकता है, तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? आप नहीं समझते कि इनको थोड़ा ठंडा करके कुछ इस तरफ ले जाया जाए मामला को कि कहाँ सर्विस डिलीवरी के ऊपर भी फोकस किया जा सके? सर देखिए, बिल्कुल आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे गवर्नर साहब ने हल्फ लिया था तो उन्होंने यही कहा था जो भैया हमें सूबे के मामला हैं, क्योंकि हमारा सूबा बदकिस्मती से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लें, काफी वहाँ पे जो है ना मदहोश है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल पोजीशन है, माशी तौर पे भी क्राइसिस के से हम लोग गुजर रहे हैं। झगड़ा साहब इन चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन एक इतनी संजीदा पोजीशन के ऊपर एक गैर संजीदा बंदे को जब आप बिठा देंगे तो आप ये आप तवक्को रख सकते हैं। मुझे आप ये बताएं, आप खुद तमाम उम्र इन चैनलों में आप लोगों ने गुजारी है, क्या सियासी जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है एक सूबे का, जो इख्तियार जिस शख्स के पास होता है, क्या वो ये बातें करता है जो मैं टेक ओवर कर लूंगा गवर्नर हाउस को, मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा? कोई कॉमन सेंस भी होती है, मतलब इस तरह की लैंग्वेज तो मेरे ख्याल में आपने कभी तारीख में अगर सुनी है इस तरह की लैंग्वेज, तो आप मुझे बता दें और मिसाल दे दें जो इस तरीके से मामला हल हुए हैं। तो अगर बंदा गैर आईनी बातें करेगा और गैर कानूनी बातें करेगा तो उसका तो जवाब अब कोई कहे जो मैं आपके घर पे कब्जा करता हूँ तो मैं उसे क्या कहूँ, जाओ आप मेरे घर पे कब्जा कर लो। तो मकसद ये है, बड़ी एक स्टूपिडिटी है, मतलब कहने का मकसद ये है हमारी बदकिस्मती है जो एक संजीदा पोजीशन के ऊपर एक बहुत गैर संजीदा शख्स मुसरत हो चुके हैं, तो उसके लिए जो है ना हमें बड़ा मतलब है। हालांकि झगड़ा साहब हमारे साथ रहे हैं, मतलब है असेंबली में हम इख्तिलाफ करते थे, इख्तिलाफ राय होती थी, उसमें हम अपना डाटा देते थे, उसके ऊपर बातचीत होती थी, फिर उसके बाद जो है ना उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे मामला इतने ख्याल नहीं होते थे, हम क्रिटिसाइज करते थे, मुझे बड़े तमाम से सुनते थे। उस सेंट्रल गवर्नमेंट भी तरीके इंसाफ की थी और प्राइवेट गवर्नमेंट भी तरीके इंसाफ की थी। कहने का मकसद ये है जो एक मामला होते हैं, जितनी बड़ी पोजीशन पे आप जाते हैं मेरे ख्याल में उतना ही आपके बर्दाश्त और टॉलरेंस लेवल ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर इस तरह की बातें करेंगे, मैं टेक ओवर कर दूंगा और मैं पेट्रोल बंद कर दूंगा, तो ये पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा बदर मुनीर के इलाकों के साथ नहीं चल सकता। डेफिनेटली वज़ीर आला की भी जिम्मेदारियां होती हैं और गवर्नर का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होता है। मैं झगड़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो तैमूर झगड़ा साहब ये बताइएगा कि अमूमन ये कहा जाता है कि हुकूमतें जो हैं कि वो एक शीशे के घर में होती हैं और उन्होंने क्योंकि सर्विस डिलीवरी करनी होती है और अमूमन वो इस किस्म के तनाज़ात से गुरेज़ा रहती हैं कि जो उनकी कारकर्दगी की राह में रुकावट बन रही हों। तो आप नहीं समझते कि इस किस्म के बयानात जो हैं कि वो डी ट्रैक करेंगे KP गवर्नमेंट को, और KP के वहाँ के पहले ही वफाक के साथ माली मामलात और बाकी मामलात को इतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर ये मामला भी आगे बढ़ेगा तो फिर किस तरफ जाएगा? देखिए, मैं तो एक दो बातें लाइटर नोट पे करूंगा ताकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो, और एक दो बातें संजीदा करूंगा। पहले तो आपने ठीक कहा कि मुझे लगता है कि DI खान का इलेक्शन कैंपेन अभी जारी है, मिनिस्टर और गवर्नर हाउस में हो रहा है। दूसरी बात ये और ये शायद कुंडी साहब को बेहतर पता होगा, ऑब्वियसली इनकी फैमिली की रिश्तेदारी भी है, और आपको पता है कि पॉलिटिक्स में और इसमें जो है पश्तो में इसके लिए एक टर्म भी है, जो फैमिली की राइवलरी होती है उसको तरबूर वाली कहते हैं। तो अब जो है वो फैमिली पॉलिटिक्स में मैं तो जो है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि देखें, अली खान तो अपना काम कर रहे हैं,
वो चीफ एग्जीक्यूटिव है और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है सूबा चलाने की। उनके पास एक बड़ा मुश्किल चैलेंज भी है, क्योंकि ये जो सूबे के माली मसाइल हैं, जो सूबे और वफाक की रिलेशनशिप की वजह से सूबे को उसका हक नहीं मिल रहा, ये आसान काम नहीं है अटेन करना। मैं तो अली खान की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। शहबाज शरीफ से मिले हैं, मोहसिन नकवी को रिसीव किया है, जो है किसी अफसर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया ताकि माहौल ठंडा हो। इस सब चीजों को आप देख लें, मेरी तो तजवीज ये होगी। और अच्छा है कि अहमद कुंडी साहब बैठे हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमने बहुत टाइम गुजारा और हमने मिल के बहुत डिबेट की है जो सूबे के मसले। इसको हल करने का एक तरीका यह है कि गवर्नर साहब सूबे के रिप्रेजेंटेटिव हैं वफाक में, ठीक है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूबे के और वफाक के दरमियान जो तलखी है वो तो है। गवर्नर साहब जाके वफाक से सूबे का हक ले लें, 1500 अरब नहीं 500 अरब ले लें, 500 अरब नहीं 300 अरब ले लें, ऑटोमेटिकली जो है वो माहौल भी ठंडा हो जाएगा। और इस बात पे मेरी बिलीफ है, और मुझे पता है कि अहमद साहब की भी ये बिलीफ है कि इसमें चाहे तलखी हो चाहे पार्टीज की पॉलिटिक्स हो, याद रखें कि पीटीआई फिलहाल एक बड़ी हर्ट और बड़ी वुंडेड पार्टी है। मैं तजवीज यही करूंगा कि सूबे के मसले के लिए, जो हमें पता है, जो शायद आपको भी ना पता हो, कि कितनी ज्यादा ग्रीवियंस है सूबे में इन चीजों पे, कि वफाक से जाके जो है सूबे का हक लेना चाहिए। उसमें अली खान भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं और इंशाल्लाह करेंगे, और उसमें गवर्नर साहब को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। झगड़ा साहब, मुझे भी अंदाजा है, मैं भी केपी से ही हूँ, मुझे भी अंदाजा है कि ग्रीवेंसेस कितने वहाँ पे संगीन है। लेकिन ये एक चीज़ बताएं कुंडी साहब कि फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं कि वो वफाक के नुमाइंदे ज़रूर हैं, लेकिन झगड़ा साहब ये भी ज़हन में रखें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट जो है PMLN के हाथ में है। तो क्या पीपल्स पार्टी के हाथ में इतनी ताकत है कि वो जिन माली मामलात की आप बात कर रहे हैं कि वो सूबे के लिए ले सकते हैं वहाँ से? ताकत तो है। कुंडी साहब अपनी पार्टी को कहें और एक दिन पीपल्स पार्टी पीछे हो जाए तो कहाँ रह जाएगी PMLN की गवर्नमेंट? इससे ज्यादा ताकत तो हो ही नहीं सकती। अब कुंडी साहब उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन वो तो कहेंगे ना जी कि जब आप हमारे लिए जरा कुछ लहजा जरा धीमा रखें और कुछ बैठ के बात करें तो फिर हम जाएं। 4 करोड़ पश्तून आबादी की बात है ना। हाँ हाँ, मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मैं तो बीच में इस बात पे सूबे के हक पे फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम सिर्फ मुफाहमत नहीं कर सकते, क्योंकि कुंडी साहब को भी पता है, मुझे भी पता है, चीफ मिनिस्टर साहब को भी पता है, गवर्नर साहब को भी पता है कि वफाक का छोटे सूबों के साथ ये इशू रवैया क्या रह रहा है। जरा मैं कुंडी साहब आपकी तरफ कुंडी साहब ये बताइएगा कि आपने बड़ी अच्छी वो बात की थी कि स्टार्ट में पहले दिन ही जब हलफ उठाया तो उन्होंने कहा कि हम सूबे के हकूक के लिए वफाक के साथ बात करेंगे। क्या ये मुमकिन है कि बयानात तो चल ही रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली थोड़ा सा वफाक का क्योंकि नुमाइंदा है, तो ये भी कर सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर को बुला सकते हैं या चीफ मिनिस्टर के पास जा सकते हैं कि अच्छे आए, बाकी बातें अपनी जगह पहले तय करते हैं कि हमारा कितना हक है जो वफाक ने देना है, और फिर मिल के वफाक से बात करते हैं, या मैं वफाक की बात करता हूँ पहले। इस किस्म की बात भी हो सकती है या इंतजार किया जाएगा कि नहीं पहले माहौल ठंडा हो फिर आगे चले? देखिए, बहुत बेहतर आपने सजेशन दी है, मेरी आवाज आपको होपफुली आ रही होगी। जी जी। तो कहने का मतलब देखिए, ये चीजें तो हमें फिंगर टिप्स से पता है जहाँ वफाक में हमारी लाइबिलिटी कितनी है। बदकिस्मती मैं ये कहूंगा तैमूर झगड़ा साहब जैसे संजीदा लोग इस हाउस का हिस्सा नहीं बन सके, और गैर संजीदा लोगों को जिस पोजीशनों पर बिठाया गया, इसका भी एक बहुत बड़ा पस मंजर है हमारे सूबे के हवाले से। वो किसी दिन एक तारीख का हिस्सा है और किसी दिन ये चीजें बाहर निकलेंगी। मैं तो ये समझता हूँ जो चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला या प्रोविंशियल कैबिनेट जो है, ये या 4 करोड़ लोग हैं, ये मौक्कल है, और गवर्नर की जो पोजीशन है वो उनके वकील है वफाक में। मैं आपको मिसाल देता हूँ, पीपल्स पार्टी जो है वो एक्सपर्टीज रखती है। हमने 18th अमेंडमेंट किया, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, हमने तमाम पॉलिटिकल लोगों को बिठाया, हमने कंसेंसस से ये बात की, हमने 7th NFC अवार्ड करवाया, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। झगड़ा साहब इन चीजों को समझते हैं, हमारे पास मेजॉरिटी भी नहीं थी, हमने कंसेंसस बिल्ड किया, हम एक्सपर्टीज है।
बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो फेडरल और प्रोविंस दोनों में थी, आज भी आप कंपैरिजन कर लें। हालांकि ये मैं कोई किसी की तस्दीक या बेतौकीरी के लिए ये बात नहीं कर रहा, वो चीजें नहीं हो सकती जो जिस मैंडेट के साथ ये लोग सूबे में भी और मरकज में भी थे, वो चीजें इस सूबे में नहीं डिलीवर हुई। लेकिन मैं कहता हूँ अभी हमारे पास बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर हम वफाक में बैठ के पीपल्स पार्टी के पास एक्सपर्टीज है जो वो दलील और दलाइल के साथ, पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ बैठ के, ना कि बदर मुनीर के डायलॉगों के साथ या सुल्तान राय के गैलात के साथ हमने ये 7th NFC अवार्ड करवाया। कुंडी साहब, वैसे पीपल्स पार्टी के पास इतनी ताकत तो है, जो झगड़ा साहब कह रहे थे कि अभी देखे ना चेयरमैन इरसा या वो इरसा के अंदर तकर्रियां हुई या कुछ और तकर्रियां हुई, तो सिर्फ एक बयान के बाद जो है कि 24 घंटों के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर ने विड्रॉ किए नोटिफिकेशन। तो अगर सूबे के मामलात पर भी अगर आपस में आप हाथ मिला लें तो शायद कुछ सूबे का बेहतर ही कोई मामलात आगे चल पड़ेंगे। नहीं, बहुत बेहतर हो जाएंगे। देखिए, मैंने कहा ना, जो पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने में पीपल्स पार्टी अपनी एक स्पेशलिटी रखती है। मैं तो बार बार आपको कह रहा हूँ, हमारे पास सिंपल मेजोरिटी नहीं भी थी, फिर भी हमने 7th NFC अवार्ड आपको यूनानिमसली करना पड़ता है। हमारे पास उस वक्त चारों सूबों में हमारे पास मेजोरिटी नहीं थी, हमने फिर भी किया। मैं तो कह रहा हूँ हमारे पास रोल मॉडल पड़े हैं। लेकिन मेरी तजवीज ये है, सीएम साहब अपने मैं अब ये जरा गुस्ताखी वाले अल्फाज हो गए, अपने मुंह को बंद रख ले 4 महीने, तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ कर लेंगे इस सूबे के लिए। 4 महीने, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, तो लेकिन ये झगड़ा साहब ये बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि ये बयानबाजी बंद हो सकती है या इसके अंदर ज़्यादा वही जो DI खान की सियासत है यहाँ भी चलती रहेगी? कुछ आपकी पार्टी के अंदर भी कुछ सोच विचार होगी ना? अब देखिए, अहमद ने भी बात करते करते वो अपने आप को स्टॉप नहीं कर सके। एक दोस्त का मिसाइल इन्होंने भी छोड़े थे, तो वो उन्होंने छोड़ दिए। मैं दोबारा से ये कहता हूँ, ठीक है, ये अब ये भी मुझे नहीं पता कि अहमद ने बदर मुनीर किसको कहा है और सुल्तान राय किसको कहा है। ये दो फरीक है ना, वो अहमद बता दे। हाँ। मैं तो ये ऑफर कर दूंगा कि चूंकि इतने डिटेल में स्टडी किया है, इनके साथ सारे जो वफाक में जो पोजीशंस लेनी है इनको मैं बता दूंगा। ये जाके चूंकि इनको सब कुछ करना आता है पीपल्स पार्टी को, वो कर ले, लेकिन इस बात में मैं जरूर प्रोटेस्ट करूंगा। पीपल्स पार्टी पिछले 2 साल से हुकूमत का हिस्सा रही है, डायरेक्ट भी रही है, इनडायरेक्ट भी रही है, और सिवाय बिलावल के 1-2 महीने के नवाज शरीफ की तनकीद करने के अलावा दोबारा वहां पे आ गए हैं। अभी दोबारा फॉरेन मिनिस्टर भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखें, बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी की एक क्रेडिबिलिटी थी ना डेमोक्रेटिक फोर्स की, माजरत के साथ, वो पिछले 2 साल में शदीद इफेक्ट हुई है। सिंध के बाहर तो इफेक्ट हुई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इरसा का चेयरमैन चेंज किया, क्यों? इरसा का पहला इशू है सिंध का, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी अभी अपनी बुनियाद सिंध में देखती है, तो उस पर तो दे पुट देयर फुट डाउन। तो अगर ये वाकई अभी भी अपने आप को वफाक की पार्टी मानती है, तो फिर इनको खैबर पख्तूनख्वा के इशू पे भी कुछ करना चाहिए। ये बात कहना कि हमने इमरान खान से हक नहीं लिया, आप सब ये मिसाल ले लें, पिछले 2 साल पीपल्स पार्टी के रहे हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को दिया है 10 अरब से कम का NHP। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन मुझे जो फाइनेंस में मेरे दोस्त हैं उन्होंने कहा 7 या 8 अरब मिला है। हमने खान साहब से 3 साल में 110 अरब दिए। तो उस वक्त तो ये तनकीद करते थे, और ये बात तो इनकी सही थी कि बनता तो 110 अरब से ज्यादा था, लेकिन जब इनकी बारी आई इन्होंने 10 अरब भी नहीं लिए 2 साल में। आज अच्छा, भी इनके पास मौका है कि कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं है कि ये शहबाज शरीफ को मना सकते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी को नहीं मना सकते। अच्छा, एक चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, बेसिकली 2 चीजें हैं, अगर हम ब्रीफली उसके ऊपर बात कर सकें। ये बताएं कुंडी साहब के, झगड़ा साहब आप भी बेशक इस पर कमेंट कीजिएगा, ये गवर्नर राज लगे के कितने इम्कानात हैं? बाज़ लोगों का ख्याल है जी कि अगर ये कशीदगी फिजा ऐसी रही तो कोई पता नहीं KP के अंदर गवर्नर राज लग जाए, और उसकी 2 वजूहात की जाती हैं। एक, जो असम्बली की करारदाद अभी पेश मंजूर हुई कि अदालती कमीशन बनाया जाए 9 मई के हवाले से, तो ये वजह भी एक इसकी बन सकती है। तो कुंडी साहब, आपका क्या ख्याल है कि कोई इम्कानात हैं गवर्नर राज लगने के? सर देखिए, मैं तो डेमोक्रेटिक एक वर्कर हूँ, और ये राज के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। एक अनडेमोक्रेटिक तरीका है, और गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए। वो एक इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस के लिए होते हैं, उस पर ब्रीफली बाद में बात हो सकती है। मैं दोबारा आऊंगा आपकी तहफुज़ की बात की तरफ, जो इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के दौर में इतने मिले, इतने। मैं डाटा की तरफ नहीं जाता, मैं कहता हूँ आए बैठते हैं। जो पिछले
2013 के बाद जो हुकूमतें आई या 2008 से 13 तक देखें, डिक्टेटर मुशर्रफ के बाद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं जिसमें पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट थी, कोalition, उसके बाद फिर नवाज शरीफ की भी थी, फिर पीटीआई की भी ऊपर नीचे गवर्नमेंट थी। आए हम कंपेरिजन करते हैं कि भाई इस सूबे में किसको क्या कुछ मिला और एक ब्रॉडर और होलिस्टिक अप्रोच के साथ करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत बड़े चैंपियन हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, सूबों की इकोनॉमी के लिए पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा एक किरदार रहा है। 18th अमेंडमेंट अगर आप देख लें तो उसमें भी अगर आप देखें तो वो फाइनेंशियल इकोनॉमी की बेसिकली, तो उस हाथ से बड़ी एक अचीवमेंट है और इंशाल्लाह उसको हम उसके फॉलोअर्स हैं, हम उसी मॉडल को अपना रोल मॉडल समझ के इंशाल्लाह करेंगे। जगड़ा साहब ये बताएं कि अभी अहमद कुंडी साहब ये कहते हैं कि गवर्नर राज के कोई इम्कान नहीं है और गैर जमहूरी रवैया, और ये एक अच्छी सोच है उनकी और पीपल्स पार्टी की। आप बताएं कि आपको कोई इम्कान नज़र आते हैं कि अगर यही कशीदगी रही तो गवर्नर राज लग सकता है? और दूसरा जो है कि जो अदालती कमीशन की करारदाद मंजूर हुई सूबाई असम्बली से, तो क्या आपकी हुकूमत पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को लिखेगी कि सूबे के लेवल के ऊपर कमीशन बना दें, या फिर आप इंतजार करेंगे कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में लिखे कि नेशनल लेवल पे ऊपर कमीशन होना चाहिए? पहली बात यह कि गवर्नर राज के लगाने पे जो अहमद कुंडी ने कहा है, मैं उसका खैर मकदम करता हूं। मेरा जाती ख्याल भी है कि गवर्नर राज नहीं लगेगा, क्योंकि अगर लगेगा बहुत बड़ी गलती होगी। और मेरी तवक्को ये होगी कि कम से कम फैसल कुंडी, अहमद कुंडी और सारी जो पीपल्स पार्टी है वो गवर्नर राज के अगेंस्ट एक स्टॉपिंग फोर्स बनेगी। जहां तक अदालती कमीशन, इस अदालती कमीशन की बात है, मेरी तो जाती राय बहुत टाइम से रही है कि 9 मई पे भी और कि उसके साथ 8 फरवरी के इलेक्शन पे भी जो है खैबर पख्तूनख्वा के हद तक इमरान खान की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के कोर्ट से ये मुतालबा कर ले कि आप खुद फ्री, फेयर, इम्पार्शल तरीके में ये दोनों चीजें देखें। इसलिए नहीं कि कोई हमें पॉलिटिकल कैपिटल मिलेगा या हमारी सीट है, मेरी सीट मेरे से छीनी गई है, वो इंशाअल्लाह इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हमें इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन इसलिए कि जो ये इंस्टीट्यूशनल धांधली हुई है या जो पिछले साल में 9 मई के बाद कानून तोड़ा गया इस केयर टेकर गवर्नमेंट के थ्रू, इसका हिसाब इसलिए होना चाहिए कि अगर हमने पाकिस्तान की तरक्की करनी है, पाकिस्तान के इदारों की तरक्की करनी है, रूल ऑफ लॉ और आइन पे पाकिस्तान को लाना है, तो वे फॉरवर्ड यही है। बहुत शुक्रिया। पख्तूनख्वा की अदालत जो है उससे ज्यादा आजाद अदालत पिछले साल में हमने नहीं दी। चलो, बहुत शुक्रिया तैमूर खान झगड़ा, आपका भी। अहमद करीम कुंडी आपका बहुत शुक्रिया कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सियासी माहौल है काफ़ी उसके अंदर गर्मा गर्मी है, लेकिन एक कंसेंसस इस बात के ऊपर तो एटलीस्ट यहाँ पे मौजूद है कि सूबे के अंदर गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं है। मामलात को फ़हम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। नाज़रीन, हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात काफ़ी कशीदा हैं और वहाँ पे इस वक्त सियासी माहौल भी और जो अमन अमान की सूरत हाल है वो भी काफ़ी कशीदा हुई है, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे जो बड़ी अफसोसनाक है। पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर मुजाहिरीन और जो पुलिस है उसके दरमियान कशीदगी चल रही है और कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह चुका है। ऐसे हालात क्यों पैदा हुए और इस नेच तक क्यों पहुँच चुके? कश्मीर हमेशा से बड़ा पुरअमन इलाका रहा है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याजी साहब हैं जो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल पैदा हो गई और हालात इतने कशीदा हो गए हैं, तमाम बड़े शहर जो आज़ाद कश्मीर के हैं वहाँ पर आलमोस्ट ज़िंदगी मफलूज हुई है, ये स्नेज तक क्यों हालात पहुँच गए? ये तो बड़ा पुरअमन खित्ता था। देखें जी, मैं इस मौके पर बड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ कि एक तरफ हमारे मासूम लोग हैं जो मुतालबात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत है जिसको इसका एहसास नहीं है। हुकूमतें जो हैं वो माँ का रोल प्ले करती हैं और जब मुतालबात की सूरत अख्तियार कर जाए अवाम तो फिर वो उन्हें बाप का रोल अदा करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ना माँ का रोल अदा हो रहा है ना बाप का रोल अदा हो रहा है। इस वक्त जंग छेड़ दी गई है
और मैं ये कहूंगा कि ये दो ग्रुप बना दिए गए, हुकूमत वर्सेस अवाम। और इसका जो मैं प्राइम मिनिस्टर के जहन को समझता हूँ, प्राइम मिनिस्टर बेनियाज है इसलिए कि वो पब्लिक से सिर्फ एमएलए बन के आया, आगे वो बेनियाज है इस लिहाज से कि उसे किसी ने वजीर आजम पब्लिक के नुमाइंदों ने नहीं बनाया, बल्कि पब्लिक के नुमाइंदों से बनाया गया, जो उसको एहसास नहीं है। अगर वो बराह रास्त अपने लोगों की मिन्नत समाजत करके, अपने लोगों को कायल करके जमहूरी अंदाज से प्राइम मिनिस्टर आता तो फिर ये हरगिज़ ना होता। और अब अगर किसी को ये फिक्र नहीं है कि ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, और जब हम यहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा करेंगे जंग की, तो मुझे ये बताएं कि फिर किसको फायदा होगा। हम तो ये कहते हैं कि ये नेशनलिस्ट जो है वो खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगाते हैं, तो क्या फिर ये खुद मुख्तार कश्मीर के नारे को तकवीयत नहीं मिल रही, और तकवीयत कौन पहुंचा रहा है? नहीं, यकीनी तौर की उस तरफ हमें नहीं जाना चाहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे असलाफ ने इस खिता के लिए कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, और फिर ये खिता कुर्बानियों से आज़ाद हुआ। जिस वक्त भारत ने कश्मीर में फौजें उतारी थी, 13 माह याद रहा, सरहद के पठान और आज़ाद कश्मीर के हमारे लोगों ने, जिसमें बिलखुसूस पुंछ शामिल था, उनकी कुर्बानियों के नतीजे से खिता मिला। और इसको आप इस तरह का निज़ाम दे के उसकी फिक्र ना करें और एक जंग का माहौल बना दिया जाए, तो मुझे ये बताएं ये किसका मैसेज आ रहा है इस जंग का? सद्दाम साहब ये बताएं कि अगर हुकूमत जो है लापरवाही या गफलत का मुजाहरा कर रही है, और ये मामला शायद डिमांड्स कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बिजली के बिलों के ऊपर ये मसला शुरू हुआ था कि एक्सेसिव बिल वहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ, तो इसको तो मिल बैठ के हल किया जा सकता था। तो क्या वहाँ की जो असम्बली है, कानून साज असम्बली, वहाँ पे जो तमाम सियासी जमातें बाकी हैं, ये बैठकर प्राइम मिनिस्टर से कोई डिमांड नहीं कर सकते, उनको मजबूर नहीं कर सकते कि सारे मिल बैठें, और जो एक्शन कमेटी है उसको भी बुलाएं, बेशक पार्लिमानी फोरम के ऊपर बुला लें, कि वहाँ बैठ के बात करें कि अच्छा जनाब क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, कोई हल निकाला जाए। लेकिन ये तो लगता है कि हालात ऐसे ख़राब किए जा रहे हैं कि जिससे चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। देखिए, चीज़ें हाथ से जब निकलती जा रही होती है तो किसकी जिम्मेदारी होती है मेरे हजूर? ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। और ये हुकूमत किस बुनियाद पर है? नून ये कहती है हमें पार से हुक्म है, पीपल्स पार्टी कहती है हमें उधर से हुक्म आया है, उनके सीनियर क़यादत अलहदा बैठी हुई है, जो झंडे लगे हुए हैं वो मजे से फिरते हैं, और हमारे लोग जो थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के हिस्सा बन गए हुकूमत का। और ये PDM PTI सब इकट्ठी है। इनको तो ऐसा वजूद कायम करना चाहिए था कि इस हालत तक नौबत ना आती, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। पहले तो यह होता था कि अपोजिशन में बड़ी पार्टियां होती थी, अब तो कोई पार्टी ही नहीं है, हम 4-6 लोग हैं, और हम जो बात करते हैं उसका कोई नोटिस ही नहीं लेता है। इनको कौन पूछता है 4-6 लोगों को? और मैंने कहा ये जंग आगे, ये चीज जो कुछ हम कर रहे हैं, ये आगे जंग की सूरत हाल अख्तियार करेगी, और वहां तक हमें नहीं जाना चाहिए जिससे आज़ाद कश्मीर के नजरियाती और सियासी सरहदों को नुकसान पहुंचे। भारत आंखें बचा के देख रहा है इस सारे मंजर को। क्या आप साफी हैं, एंकर हैं, आपको नहीं पता कि भारत क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है, उनके मीडिया क्या कह रहा है? तो ऐसे में हमें फिक्र करनी चाहिए। और मैं इस वक्त ये कहूंगा कि ये हुकूमत बेबस मुझे लगती है। इस हुकूमत को लाने वाले तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप के मुतालिक सोचें। मैं इससे आगे जा रहा हूं, जो आपकी एक ब्रेकअप है कि किस किस चीज के बुनियाद पर ये लोग आवाम जो है सड़कों पर निकले और आप आखिर दम आ गए। कल एक बच्ची वहां गालिबन शहीद हुई, पुलिस का क्या हाल हुआ, एक AC का क्या हाल हुआ? तो इसकी नहीं फिक्र करनी चाहिए ये क्या हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ये टेक्स्ट से चीजें आगे जा रही है, ये कहीं और जा रही है।
आप टैक्स कोई मसला नहीं है कश्मीरियों के लिए। जहाँ जीबी में टैक्स है, मकबूजा कश्मीर में टैक्स माफ है, वहाँ सब्सिडी है, तो वहाँ ये कोई मसला नहीं है। यहाँ भी दो चीजों पर ज्यादा इसरार था, तो ये कोई बड़ा अहम मामला नहीं था हुकूमत पाकिस्तान के आगे। हम तो जिला हजारा की आबादी है, एक डिस्ट्रिक्ट है आजाद कश्मीर, तो इसमें तो इस तरह का माहौल नहीं बनाना चाहिए। तो मैं इस वक्त दरख्वास्त करता हूँ उस इदारे से जिन्होंने इनको लाया है कि खुदा के लिए इस तरफ ना जाए। ये इसको काल की जो है सरदार साहब, वो भी अपना किरदार यकीन उनको अदा करना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि आपकी नो डाउट के जो आखिरी इलेक्शन हुआ था सबसे ज्यादा वोट आपकी पार्टी को मिला था, कि आपकी पार्टी को इनिशिएटिव ले मुजफ्फराबाद में बैठकर सारी जमातों के जो लीडर्स हैं उनको बुलाया जाए कि जनाब, और उसमें ये जो ऑल एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर की, उसके भी जो सरबराहान है करता धरता है उनको बिठाया जाए एटलीस्ट एक फोरम के ऊपर। हाँ, जबरदस्त बात की। फिर जब सच हम कहते हैं तो कहते हैं ये पता नहीं, ये ऐसे जुनूनी है। मैंने ये असेंबली का इजलास हुआ आज एक हफ्ता पहले, मैंने एक मिनिस्टर के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को पैगाम भेजा कि मैं बात करना चाहता हूँ, और यही पुंछ की सूरत हाल पर बात करना चाहता था, लेकिन किसी ने कोई परवाह ही नहीं की। जैसे कि ये अपने अफलातून है, ये बिंबर दो ग्रुपों का कोई केस है तो लड़ाई होगी, फिर अदालत में चले जाएगा। नहीं, ये तहरीक आजादी है कश्मीर का बेस कैंप है, इसकी फिक्र करो और इस चीज को हाथ से ना जाने दो कि कल ये कहें कि अच्छा जी इतने लोग मर गए और मैं इस्तीफा देता हूँ। क्या फायदा है इस बात का? प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं देना चाहिए कि जो जब लोग कहें कि जी हमें अपने हकूक दें, बल्दियाती नुमाइंदे हमें फंड दें, हमें इख्तियार दें, तो वो ये आगे से ये कहे कि फिर हमने रेडिंग लगानी है आपको फंड देके। जी यकीनन सरदार साहब, बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपका। अब्दुल करीम खान न्याजी साहब हमारे से बातचीत, प्राइम मिनिस्टर साबिक आज़ाद कश्मीर। यकीनी तौर के ऊपर कश्मीर बड़ा सेंसिटिव इशू है और इस पर हमें वक्त ज़ाया किए बगैर तमाम फ्रीकान को बिठाना चाहिए और कोई मसले का हल निकालना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की इसके नज़र में बिलखसूस इंडिया इसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा करता है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और कुछ IMF की रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बातचीत करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की। IMF की कंट्री रिपोर्ट भी कल सामने आई है, जिसके अंदर पाकिस्तान की मईशत को दरपेश कुछ समाजी और सियासी चैलेंजेस और कुछ माशी चैलेंजेस जो बयान किए गए हैं। जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है IMF और पाकिस्तान की जानिब से, उसको और भी बहुत से इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात की है। इसी रिपोर्ट के तनाजुर में पाकिस्तान की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और इनसे निपटने के लिए हमें वे फॉरवर्ड क्या करना होगा, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, अभी इस सेगमेंट में बात करने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आपकी नज़र से भी गुजरी होगी ये रिपोर्ट, 3-4 बड़े चैलेंजेस कहे जा रहे हैं कि पाकिस्तान को नंबर 1 जो एक सियासी या सोशो पोलिटिकल एक जो इस वक्त सिचुएशन है, कशीदगी की सूरत हाल है, सबसे बड़ा उसको भी रिस्क करार दिया गया और इसके साथ क्रेडिट का, रीपेमेंट का और क्रेडिबिलिटी का, रेपुटेशन का जो है कि ये एक रिस्क, इसको भी करार दिया। और फिर सिक्योरिटी सिचुएशन, इस सूरत हाल में हम जो IMF के साथ तो कुछ चीज़ें तय कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद क्या करना होगा डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद साहब, बात ये है कि IMF ज़रूरी क्यों है। आई थिंक पहले हम सब ये समझ लेते हैं। पाकिस्तान को इस साल 21-22 अरब डॉलर की इंटरनेशनल ग्रॉस फाइनेंसिंग चाहिए थी। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ये सारे पैसे वापस करने हैं, इसको भी बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इसमें से 10-12 अरब डॉलर को हमने वापस नहीं करना, बल्कि उसको रीप्रोफाइल करना है, यानी कि अपने दोस्त ममालिक को, चाइना को, कतर को, UAE को ये कहना है कि आप ये पैसे हमारे अगले साल तक मौखर कर दीजिए, जिसको रीशेड्यूलिंग भी कहते हैं। जी, आप रीशेड्यूलिंग भी कह सकते हैं। दूसरा, हमने IMF के साथ एंगेज इसलिए करना था कि आपको जो मल्टीलैटरल्स हैं वो बगैर IMF की नॉड के नए प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए अनकंफर्टेबल होती हैं, तो उनके अगर आपने 5-6 अरब डॉलर इस साल वापस करने हैं, उससे ज्यादा लोन आप लेते हैं ताकि नेट आपको कुछ वापस ना करना पड़े। फिर कुछ कमर्शियल्स वापस जाने थे और एक बॉन्ड की अप्रैल में 1 अरब डॉलर की पेमेंट है। इसके साथ साथ कोई 1 से 2 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट बनेगा। अगर इन सबको इकट्ठा करें तो अगर ये 22 अरब डॉलर IMF की फैसिलिटी ना होती तो आप 4 अरब डॉलर से नीचे चले गए थे जब पिछले जून में IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा था।
और इस वक्त आप दोबारा 9 अरब डॉलर पे हैं और एक कंफर्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सी मुल्क में दिखाई दे रही है। अब आपको करना क्या है? देखिए, IMF इज द डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इज अ डॉक्टर ऑफ द ICU। वो आपके कलीदी मसाइल कभी भी हल नहीं कर सकता, ना ही उनका ये काम है। IMF की एंगेजमेंट आपको मुल्क की इकोनॉमी को स्लो करके, जैसे कि 22% इंटरेस्ट रेट रखा तो आपका प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग टूट गई, आपकी डिमांड टूट गई, तो आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे आना शुरू हुई, इंपोर्ट भी टूट गई, तो आपका करंट अकाउंट बैरूनी खसारा टूट गया। यहां पे आपको IMF के प्रोग्राम ने ला खड़ा किया है। उसी तरह सर्कुलर डेट एनर्जी सेक्टर में बढ़ रहा है। उसी तरह फिजिकल मालियाती खसारा इस साल रिकॉर्ड 8% के करीब है। पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में इतना बड़ा मालियाती खसारा नहीं किया जो इस साल करेगा। उसी तरह आपके सोशल सेक्टर के इंडिकेटर यानी कि 40% पावर्टी लाइन से नीचे हैं, सतह गुर्बत से 9 करोड़ लोग, और अगर यही हाल रहा तो 4 से 5% और जा सकते हैं। जो कलीदी आपके आशारिये हैं, इन्वेस्टमेंट टू GDP इस साल जो गुजरा है 13.5% पे आ गई है, और ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है जो कि दिखाई दे रहा है। ये है अब आपका मुल्क जो आपके सामने है। आपने अब जो करना है वो जरूर IMF के साथ एंगेजमेंट करनी है, बट वो क्या एंगेजमेंट होगी खालिद साहब, ये फैसला तो आपने करना है। मैंने द न्यूज अखबार में एक बड़ा डिटेल्ड पाकिस्तान का 12 प्रिंसिपल पे बेस्ड प्लान पेश किया है कि आप ये सारे प्रिंसिपल्स पे अपना होमवर्क कर लीजिए। पर लग ये रहा है कि IMF की तो टेक्निकल एडवांस टीम पाकिस्तान में आ गई है। उससे पहले भी एक एडवांस टीम आई थी जो मुझे मालूम है कि उन्होंने एक टेक्निकल FBR का एनालिसिस करके और ये पेंशन्स पे और ये वेजेस वालों पे एक चीज बनाई है। वेयर इज पाकिस्तान काउंटर नैरेटिव? किसी ने ये कहा है कि जो 22 जून यानी कि 2022 जून में 1 लाख रुपया ले रहा था वो तो आज 60,000 मुश्किल से ले रहा है, इसलिए कि उसकी कुव्वत खरीद टूट गई है। किसी ने IMF को बताया हो तो वो कहें उसको कि भाई ये जो 50,000 पे टैक्स लगाते हैं इसको 70-80 हजार कर दीजिए ताकि मेरी मिडिल क्लास जो है वो जीने का हक तो रखे अपने पास। किसी ने IMF को ये कहा है कि कीमतें तो बढ़ानी ही है, पर असल बात तो यह है कि हमने अपना आर्किटेक्चर जो एनर्जी का है उसकी टीम बना ली है, और उसने सर्जिकल ट्रीटमेंट पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के ऑपरेशंस का, रेगुलेशंस का यानी कि डीरेगुलेट करने का, और पाकिस्तान के जो सारे टैरिफ का रिफॉर्म है, जो सारे पॉलिसी साजी करनी है, वो काम शुरू कर दिया। IMF इससे रोक भी नहीं रहा। मुल्क वहां पे खड़ा हुआ है कि एक हाइटेंड पॉलिटिकली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें दो चीजें अभी आप देख रहे होंगे, मैं उसी तरफ लाना चाह रहा था जहां आप निशानदेही कर रहे हैं कि एक तो ये कह रहे हैं कि आपका सोशो पोलिटिकली बड़ा चार्ज इन्वायरमेंट है, और दूसरा अभी थोड़ी देर पहले जो आपने पेंशन के तनाज़ुर में बात की कि जिसकी 1 साल पहले लाख थी अभी वो 60,000 हुई है, क्योंकि हाई लिविंग कॉस्ट बड़ी हाई हो गई है पाकिस्तान के अंदर। तो ये दो इश्यूज वो कहते हैं अगर रहेंगे तो फिर तो आप हमें तो जितनी मर्जी हम ये पैसे लाते रहें उतना ही ज़ाया होते जाएंगे। सो देखिए ना, अब एक तो बात ये है कि अब अगर हम एडवाइस करना चाहें कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, एक तो ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग रिलीफ जो है वो इस बजट का एक अहम जुज होना चाहिए अगर आपने अपनी पॉपुलेशन को संभालना है। सो जो 1 लाख था 22 जून में, आज जब 24 जून आएगा यानी कि 2 साल बाद, तो उसकी वैल्यू 61,000 बाइंग पावर में रह जाएगी। ये मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपके सामने रखी है बेस्ड ऑन 2 years ऑफ इन्फ्लेशन। सो मैं अगर लाख कमा रहा था तो यहाँ तो मैं अपने घर में दूध कम मंगवाऊं, माल न्यूरिशमेंट होगी उससे, या अपने बच्चे की तालीम का मयार कम कर दूं तो पाकिस्तान की HR क्वालिटी ड्रॉप कर जाएगी। ऐसा ही होता है लो मिडिल इनकम घरों में, वो यही काम शुरू कर देते हैं। सो IMF को बराबर कराइए कि मुल्क यहाँ पे खड़ा हुआ है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एनर्जी सेक्टर की कीमतें अगर इस तरह नहीं बढ़ाना चाहते, कीमतें तो बढ़ेंगी और इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप बता दीजिए कि एनर्जी सेक्टर के वो क्या रिफॉर्म्स होंगे जो आप सामने रखेंगे। तीसरी बात यह है कि FBR में जो टैक्स का निज़ाम है उसकी इस्लाहात पॉलिसी की तो अपनी जगह हैं, ये आसान होती हैं, आप पॉलिसी तब्दील करते जाइए और उन्हीं को टैक्स के शिकंजे में रखिए जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। रियल एस्टेट, रिटेल और पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स,
ये फैसला आपने करना है, ये पॉलिटिकल फैसला है, ये मुल्क और कौम ने करना है ये फैसला, आप फैसला कर लीजिए एंड गो बैक टू द IMF एंड टेल द गुड फोक्स एट द IMF। पाकिस्तान ने कभी भी खालिद साहब एक भी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 13-16 की जो फैसिलिटी थी उसके अलावा कंप्लीट नहीं की। ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि उस फैसिलिटी को मैंने पाकिस्तान के लिए माशाल्लाह एंकर किया था। मैं उस कोर टीम का कलीदी पार्ट था जिसने 2-3 लोग थे और हमने एक प्रोफेशनल सेटअप बनाया। हम IMF से बहुत आर्ग्यूमेंट करते थे और वो कंप्लीट ही इसलिए हुई कि वो प्लान होम ग्रोन था और वो किसी बाहर में जाकर, मैंने नहीं पूछा था UK जाकर किसी इंसान को कि यार तू बता मुझे कि पाकिस्तान का क्या प्लान लिखना है। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान बना, अल्हम्दुलिल्लाह अपने दफ्तर में बैठ के विद द पावर सेक्टर टीम, विद द गैस सेक्टर टीम वो प्लान बनाया। सारी मिनिस्ट्री पावर ने उसमें एक कलीदी रोल किया। फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक कैपेसिटी बिल्ड की हमने, अपनी इनहेरेंट कैपेसिटी थी। आज भी वही सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है। मैं यकीन से कहता हूं कि हम उसको इफेक्टिव करेंगे तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक चीज डॉक्टर साहब, एक चीज जो गालबन के 80s-90s में भी शायद एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ था, लेकिन इसमें एक चीज़ और, जो रिस्क आप टॉप 4-5 बड़े रिस्क जो करार दिए गए, अभी मैंने जो शुरू में बात भी की, उसमें एक रेपुटेशन की बात की गई है। क्या हमारी रेपुटेशन इतनी कोई ख़राब हो गया है कि उसको दुनिया जो है कि अजीबोगरीब नज़र से देख रही है हमें? पाकिस्तान ने प्रोग्राम नहीं कंप्लीट किया था। एक ज़माने में पैसे बिकॉज ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इतने आ गए थे कि हमने ऑप्ट आउट कर दिया था उन रिव्यूज से, और प्रोग्राम को तब भी इनकम्प्लीट था बट वी हैड ऑप्टेड आउट। सो एक तो ये बात है। 12 रिव्यूज हमने 13-16 के ही कराए हैं जिसमें 3 साल प्रोग्राम कंप्लीट हो। एक तो ये बड़ी क्लैरिटी है। दूसरी बात ये है जो आपने इस वक्त बात की है कि व्हाट इज आवर रेपुटेशनल सिचुएशन। देखिए, आप ने फरवरी में बहुत ज्यादा गैस की कीमत में तब्दीली की। अब पिछले 2-3 साल में आप गैस की निर्ख जो ओगरा डिटरमिन करता है ऑन द पिटिशन, स्टेट रन मोनोपोली कंपनीज सुई 2 लेकर जाती हैं। IMF का कोई ताल्लुक नहीं है। आप पास ऑन नहीं कर रहे थे। IMF आया और उसने आपकी गर्दन पे अंगूठा रखा और ये कहा कि अगर पैसे लेने हैं तो गैस की प्राइसेस जो है उसको पास ऑन कीजिए, वरना सर्कुलर डेट गैस में भी 2100 अरब का आपने खड़ा कर दिया है। मैं जब हुकूमत में 2019-20 तक था तो आप हैरान होंगे कि कुछ चंद 100 अरब का भी सर्कुलर डेट नहीं था, और वो भी जब हम LNG को डाइवर्ट करते थे टू डोमेस्टिक तो कुछ खड़ा होता था। आज 2100 अरब का खड़ा हो गया है। यार ये लम्हा फिक्रिया तो मेरे लिए है ना कि मेरा मुल्क कहाँ जा रहा है, इसको ठीक मैंने करना है। सुई कंपनीज की UFG जो है वो तो मैंने ठीक करने हैं, सुई कंपनीज को रीऑर्गेनाइज तो मैंने करना है। IMF का इससे, और ना ही IMF की खालिद भाई इसमें कोई एक्सपर्टीज है। वो तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी का डॉक्टर है जिसने आपको मैक्रो स्टेबिलिटी दे दी है। अब अगर आप कोई प्रोग्राम नहीं निगोशिएट करना चाहते जो आपका बेस्ड हो, उसके लिए भी आप रिलाई कर रहे हैं कि कोई फॉरेन कंसल्टेंट्स आकर आपको कोई प्रोग्राम दें, तो फिर आपको सीरियस इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। मैं उम्मीद रखता हूं कि नई गवर्नमेंट आई है, ये पुराने लोग हैं, कई दहाइयों से इस सिस्टम को समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ प्ले करेगी, एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी सपोर्ट है, SIFC एक कलीदी रोल प्ले कर रही है इस सब में कि ये कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि यार ये जोज क्या है, बता दीजिए रेवेन्यू साइड पे। सर SIFC के बारे में भी जो सेकंड लास्ट पैरा है LOI का, उसके अंदर भी कुछ कंसर्न्स, उसकी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और फिर लैंडस्केप जो है कि उसको बात करने की शायद डिस्टॉर्ट ना हो, तो इस किस्म की श्योरिटीज़ की बात की जा रही है। ये क्यों रिजर्वेशन है? हम तो सारा इन्हिसार कर रहे हैं कि ये हमें जो है कि शायद वन विंडो ऑपरेशन से हम बड़ी तरक्की कर लेंगे। सो बताएं ना आप IMF को कन्विंस करें कि देखें ऐसी चीजें लिखनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये मेरे मुल्क की जो रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क है, उसको डिस्टर्ब करती हैं। कि SIFC एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, एक कोऑर्डिनेशन ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच है, नंबर 2 एक इजी करने की अप्रोच है FDI को, पर साथ उनको ये भी कन्विंस कीजिए, और SIFC को काम ये करना है जरूरी कि जो पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना है, जब तक डीरेगुलेट नहीं करेंगे तो डोमेस्टिक को भी तो लाना है ना हमने। अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट टूट रही है मुल्क में, अगर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को ठीक करके उसकी इन्वेस्टमेंट को ठीक करना है, तो SIFC तो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेकर चलिए। तो उनको ये बताइए कि हम डिस्टॉर्शन नहीं क्रिएट करना चाहते, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि उनका जवाब देने के लिए सामने आपको बहुत ही, जैसे कहें, काइयां इकोनॉमिस्ट बिठाने पड़ेंगे। बड़ा हौसला और तगड़ा बंदा भी होना चाहिए।
दुरुस्त, जो उनको कहे कि यार दिस इज नॉट डिस्टॉर्शनरी, हम कोई इंसेंटिव भी किसी सेक्टर में नहीं क्रिएट कर रहे, अगर किसी फील्ड को ईजियर कर रहे हैं, अगर मैं ये जबान इस्तेमाल करूं कि मैं एग्रीकल्चर की कॉर्पोरेट फार्मिंग को डीरेगुलेट कर रहा हूं और एफडीआई को ओपन कर रहा हूं विद द सेम लेवल प्लेइंग फील्ड टू माय प्राइवेट सेक्टर लोकल इन्वेस्टर, तो आईएमएफ मुझसे बात ही नहीं कर सकता, कुछ कह ही नहीं सकता इस पे। मैं कई दफा आईएमएफ को अपनी 180 डिग्री चेंज करा दिया करता था, मैं उन्हें कहता था कि यार मेरी होम रियलिटी ये है, तुम्हारी इनपुट इसमें बहुत अच्छी है, मैं इसको मिलाकर ये प्रोग्राम लेकर आगे चलना चाहता हूं। तो आईएमएफ क्या कहता था कि नहीं, आप हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं ना, हम भी उन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, हम भी उन्हीं ममालिक को एडवाइस करते रहे हैं, तो हम समझते हैं ये गुफ्तगू, तो हम उनको समझा देते थे। अब असल बात यह है कि यार व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ योर टीम टू डील विद द आईएमएफ। अगर अभी भी आप सब चीजों के लिए रिलाई करेंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि कंट्री अथॉरिटीज जो अपना प्रोग्राम लिखती हैं और जो अपनी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको वो डिफेंड करती हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल टैक्स लगाएं सैलरीड पे ज्यादा, तो आप कहें नहीं यार ये जो 25 अरब यहां से आना है, इसी जगह हियर्स माय 25 बिलियन रुपीस जो मैं कलेक्ट कर दूंगा, तो आईएमएफ मुझे क्या कहेगा कि नहीं तुम एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ना लाओ, तुम सैलरी वाले से ही, तनख्वाहदार से ही लो, दो उसकी कुव्वत खरीद टूट गई है। मतलब वो भी, चूंकि मैंने जो आपको 61,000 का फिगर दिया है, ये एक फॉर्मूले के तहत रन करके दिया है कि भाई ये कुव्वत खरीद है मेरी, तो उसको तो मैं कहूंगा अब मैं 50,000 का जो ब्रैकेट है जहां पे छूट है, मैं उसको 70,000 करना चाहता हूं। डेफिनेटली आईएमएफ ने कर्जा देना है, उसने वापस लेना है हमसे, और वो बहुत सी हमें अपने ज़मीनी हकायक अपने अवाम को देख कर एडजस्टमेंट्स करनी होगी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खकार नजीब साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे कि आईएमएफ के बात क्या है, तकाज़े क्या हैं और हमें किन मामलात की तरफ आगे जाना चाहिए। यकीनी बात है हमें जो हमारी अपनी ज़ाती तशख़्ख़ुस और अपने जो मुल्की कौमी मामलात हैं उनको देख कर फ़ैसले करने चाहिए, नेगोशिएशंस करनी चाहिए, रेदर दैन कि हम जो एक्सटर्नल जो भी चीज़ आ रही है उसी को हम मनोवन जो है कि एतराफ़ कर लें। इससे हमें गुरेज़ करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।